नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल में जो राजनीतिक हिंसाओं का दौर था वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। बल्कि अगर कहें कि इस वक्त वो उफान पर है और महिलाओं को कपड़े उतारकर सड़क पर घसीटा जाता है, परेड करवाई जाती है, महिला को पुरुष के साथ सड़क पर बेअदबी के साथ भयंकर तरीके से पीटा जाता है। लेकिन ममता दीदी का कलेजा नहीं पसीजता, ममता दीदी नहीं इन घटनाओं पर संज्ञान लेती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं, अगर ममता दीदी इन घटनाओं का संज्ञान लेती तो शायद आए दिन ये घटनाएं बंगाल में ना होती। बंगाल में फिलहाल दो घटनाएं घटी हैं। एक घटना में एक मुस्लिम महिला को उसके कपड़े उतारकर सड़क पर घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। और दूसरी घटना हुई जहां एक लव मैरिज करने वाले कपल को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ वो हर अमानवीय हरकत की गई जो एक इंसान के साथ शायद नहीं की जानी चाहिए थी। तो बंगाल हिंदुस्तान में है या तालिबान में? क्योंकि जिस तरीके से जो कांड बंगाल में हो रहे हैं वो तो यही दर्शाते हैं। बंगाल में क्या कुछ चल रहा है उसके लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आज मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, सीधा सवाल। बंगाल से जो मारपीट की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बलात्कार की, शोषण की घटनाएं रोज आती हैं। बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बंगाल हिंदुस्तान में ही है या तालिबान में पहुंच गया है? नहीं, बंगाल तो 70% मुगलिस्तान बन चुका है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेतृत्व में संविधान को उठा करके कहीं दूर रख दिया गया है और शरिया लॉ कानून जो है वो लागू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लक्की भंडार जो 1000 रुपए दिया जा रहा है माँ बहनों को, उस 1000 रुपए के एवज में बंगाल की माँ बहनों का शरीर, उनका आत्मसम्मान, उनका विश्वास, उनका हृदय, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका अभिमान, उनका स्वाभिमान, सब कुछ खरीदा जा चुका है। हर चीजें खरीदी जा चुकी हैं उस 1000 रुपए लक्की भंडार के एवज में। अब मुझे ये भी जानना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मणिपुर पर छाती पीटने वाले कूच बिहार के 2 किलोमीटर एक मुसलमान लड़की के न्यूड परेड पर क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी अब क्या न्यूड परेड आपके लिए कोई महत्व नहीं रख रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका वाड्रा जी, आप तो कभी कश्मीर नहीं गई, सोनिया एंटोनियो कभी कश्मीर नहीं गई। जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हो रहा था, संदेश खाली नहीं आई, कूच बिहार नहीं आ रही है, उसके बाद उत्तर दिनाजपुर भी नहीं आ रही है। जब आज 2 जोड़ों को भरपेट पीटा गया है और वो भी छड़ से पीटा गया है, और उनका गुनाह क्या था कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और उन्होंने लव मैरिज किया था। अब मैं बताती चलूं आपको अभिषेक जी कि ये किस नेता का दाहिना हाथ था। जेसीबी इसका नाम है, पूरा नाम अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर के एमएलए हमीदुर रहमान का नाम आप लोगों को याद होगा। ड्यूरिंग इलेक्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में हमीदुर रहमान साहब जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं और बड़े दबंग गुंडा नेता भी हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में पूरे भरी सभा में ये बात कही थी कि ये 2 महीने के लिए सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा बाद में सबक सिखाया जाएगा और जिस उंगली से वोट करोगे वो उंगली काट दी जाएगी। अब आप लोगों को शायद और जनता को समझ में आ रहा होगा कि ये मॉब लिंचिंग का ट्रेंड क्यों ममता बनर्जी साहिबा ने चलाया है। हालांकि मुझे ऐसा लगा था अभिषेक जी कि 29 सीटें पाने के बाद ममता बनर्जी अपने नेताओं को और अपने गुंडों को कहेंगी कि बायस मत रहो, बैलेंस हो जाओ, 29 सीटें हम लेकर के आए हैं। लेकिन बायसनेस तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर कभी मोबाइल फोन चोरी का इल्जाम लगा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भगवान राम के समर्थकों को जा रहा है, कभी बच्चा चोरी का इल्जाम लगा करके, कभी अनाज चोरी का इल्जाम लगा करके, कभी कपड़ा चोरी का इल्जाम लगा करके। और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आता है तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ इन्होंने नहीं किया। बात इतनी सी है कि या तो ये जो मार खाने वाले मॉब लिंचिंग के द्वारा ये मार खाने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या तो फिर कट्टर हिंदू हैं। इसीलिए ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के दाहिने और बाएं हाथ से मार खा रहे हैं। तो जिस तरीके से संदेश खाली जब हुआ था उस वक्त रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि राष्ट्रपति शासन बिना लगाए बंगाल के हालात नहीं सुधारे जा सकते। राज्यपाल साहब जो है सीवी बोस, उन्होंने भी कहा
कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, तो केंद्र आखिर किस और कितनी बड़ी घटना की जो है इंतजार में है? देखिए, ये कोई आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2024 ये नहीं, ये एक इकलौती घटना नहीं है जिसको लेकर के आज हम बैठे हैं। कूच बिहार का न्यूड परेड मुसलमान महिला के साथ और उत्तर दिनाजपुर के 2 जोड़े की पिटाई। ठाकुर गली में युवाओं को पीटा गया, गाय घाटा में युवाओं को पीटा गया, कूच बिहार में न्यूड परेड कराया गया, उत्तर दिनाजपुर में जेसीबी हमीदुर रहमान के दाहिने हाथ से पिटवाया गया, घटाल में युवाओं को पिटवाया गया, पोर्ट एरिया में कंटिन्यूअसली उन तमाम लोगों के ऊपर थ्रेट और उन तमाम लोगों को पीट-पाट चल रहा है जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के दौरान मिचिल या मीटिंग में नजर आया है, उनको आइडेंटिफाई कर करके मारा जा रहा है। चलिए, यहाँ याद है, मैं आपको एक रोकूंगा थोड़ा सा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें टारगेट करके जो है मॉब लिंचिंग उनकी की जा रही है, लगातार की जा रही है। राजनीतिक हत्याएं भी हुई, 19 में भी हुई, 21 में भी हुई, अब 24 में भी जो है बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिला। तो क्या आपकी 18 से 12 सीटें आने की वजह यही है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? उसे भी लगने लगा है कि जान रहेगी तो जहान रहेगा, जान रहेगी तो वोट भी देगा। अब बीजेपी का समर्थन करने में अगर मार दिया गया तो फिर किसको ही वोट करेगा? नहीं, मैं आपको पहले ये बता दूं कि 2019 में विधानसभा इलेक्शन के बाद जो इतना बड़ा मतलब एक पाकिस्तानी माहौल और तालिबानी माहौल जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ था, उसके बाद फिर इसी सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ही द वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट बिल लाया था, जिस पर जगदीप धनखड़ जी उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने साइन भी किया था और बहुत खुशी से साइन किया था कि कम से कम इस मॉब लिंचिंग के द्वारा जितने भी हिंदुत्ववादी हैं या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी जो जानें जा रही हैं वो बच जाएंगी। लेकिन अपने ही लाए हुए बिल को आज ममता बनर्जी ने एक फेक बिल करके साबित कर दिया और ये जो द वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल आया उसी पर उन्होंने पानी फेर दिया। अब आती है बात कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो ओजीएस बैठे हुए हैं अमिताभ चक्रवर्ती, वो तो 30-30 सिक्योरिटी लेकर के अपने घर में और अपने पार्टी ऑफिस में बैठे रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है डर के मारे। अब ऐसे लोग जो एसी की हवा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, जगन्नाथ चैटर्जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता पश्चिम बंगाल के, ऐसे लोग जिनकी नजर सिर्फ औरतों पर रहती है, अब आप बताएं कि ऐसे सिचुएशन में जब नेतृत्व ऐसा होगा तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। अब जो वोकल लीडर हैं, जो बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं, जो संविधान समझते हैं, उन लीडरों को इसलिए कॉर्नर करके रखा गया है ताकि पैसे का हिसाब किताब सेंट्रल तक डायरेक्ट ना पहुंच जाए और इनकी कुताही और इनका इग्नोरेंस नेचर और भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने का जो अमिताभ चक्रवर्ती और जगन्नाथ चैटर्जी ने जो बीड़ा उठा करके रखा है भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन करके, ये सच्चाई केंद्र तक ना पहुंचे, इसीलिए हम जैसे लोगों को कॉर्नर करके रखा गया है। तो अमित शाह तो डायरेक्ट बंगाल को डील करते हैं, अमित शाह तक ये बात नहीं पहुंची। अब अमित शाह जी मुझसे बुला करके बात करें तब ना उनको पता चलेगा, सब तथ्यों और सत्य के आधार पर मैं ना बताऊंगी, या हम जैसे जो लोग हैं उनको बुलाए ना। अब अमिताभ चक्रवर्ती को ही वो बुला करके बात करेंगे तो उनको अमिताभ अपनी गलतियां बताएगा क्या? जगन्नाथ चैटर्जी को अगर बुलाकर बात करेंगे तो जगन्नाथ चैटर्जी क्या अपनी गलतियां बताएगा? कभी नहीं बताएगा। पार्टी को बड़ा करने की कोशिश एक बार 2019 में और 2021 में हुई थी। पार्टी को छोटा करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में ऐसे 2 लोग बैठे हैं जो कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अमिताभ चक्रवर्ती जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ओजीएस बन के बैठा है, जब वो बैठा था चेयर पर तब उसका 1 वॉल्वो था, आज उसके पास 8 वॉल्वो बस है। कहां से आ गया भाई? इतनी संपत्ति कहां से बना रहे हो तुम? तो ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है और जनता का भी दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी दुर्भाग्य है। जनता जो आंखों में आंसू लेकर के बैठी है, जो धरना पे बैठी है, जो कोयला स्कैम के खिलाफ बैठी है, जो टेट और एसएससी स्कैम के खिलाफ बैठी है, जो मास संदेश खाली के बलात्कार के खिलाफ बैठी है, जो कूच बिहार में मुसलमान औरत का न्यूड परेड के खिलाफ बैठी है, उनको नेता ही नहीं मिल रहा है ना भैया, नेता ही नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता ही सामने नहीं आ रहा है।
यही कारण रहा कि शायद इस बार आप 18 से 12 पर आ गए, क्योंकि ऑप्शन के रूप में जो 2019 में आप आए थे, ममता बनर्जी नहीं तो कौन, ममता बनर्जी नहीं तो मोदी या फिर बीजेपी। अब जब वो सुरक्षित ही नहीं है, तब वो फिर से हो सकता है कि वो तब फिर से जो है टीएमसी की तरफ वापस चले गए हैं, और यही कारण रहा कि अब ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हर बार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज सवाल वही है, इलाज क्या है, कैसे रुकेंगी घटनाएं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और भी जोड़ूंगा आज, क्या राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द बंगाल में लगा देना चाहिए केंद्र सरकार को या नहीं? देखिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई थी और उन्होंने विपक्षियों को जेल में दाखिल करवा करके, पत्रकारों से लेकर के, मीडिया हाउस से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के, संविधान से लेकर के, सारे भारत की सारी चीजों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ किया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक उसी तरीके से ममता बनर्जी साहिबा कर रही हैं, और अपने पावर का वो नाजायज फायदा उठा करके वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भगवान राम के समर्थकों के ऊपर जो कहर ढा रही हैं, उसका सिर्फ एक ही इलाज है। वो इलाज है कि इस स्टेट को संवैधानिक तरीके से चलना होगा और इस पे प्रेसिडेंट रूल इमीडिएट इंस्टेंट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्रियों ने जो मॉब लिंचिंग ट्रेंड चलाया है लोकसभा इलेक्शन के बाद, वो ट्रेंड रुकने वाला नहीं है, वो कंटिन्यू होगा। और मणिपुर पर और बिल्किस बानो पर छाती पीटने वाले ना आज कूच बिहार के न्यूड परेड पर छाती पीट रहे हैं, ना सूजन जॉर्डन का बलात्कार 2 मुसलमान लौंडों ने किया, उस पर कभी छाती पीटा, वो भी रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया। तो ये जो दोहरी और गिरगिट वाली राजनीति जो तृणमूल कांग्रेस में चल रही है, उसको खत्म करने का, उसको कंट्रोल करने का बस एक मात्र जरिया है राष्ट्रपति शासन। उसकी तरफ केंद्र शायद सोच भी नहीं रहा है अभी, जिस तरीके की फिलहाल राजनीति चल रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आपने अभी कहा कि अमित शाह अमिताभ चक्रवर्ती को बुलाते हैं, बंगाल में हालात क्या है, बीजेपी के हालात क्या है, लेकिन अगर आप उनसे मुलाकात करें तो आप जमीनी हकीकत को बयां करें। अगर आपको वो बुलाएं तो क्या अमित शाह से मिलना इतना मुश्किल है नाजिया इलाही खान के लिए भी कि जो है नाजिया इलाही भी अमित शाह से अपॉइंटमेंट लेकर नहीं मुलाकात कर सकती हैं, या अमित शाह को डायरेक्ट कोई चिट्ठी नहीं लिख सकती हैं? नहीं, मैं तो पीएमओ ऑफिस में जा करके बजाफ्ते पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी को मैंने जमीनी रिपोर्ट जमा कर दिया दिल्ली में। जमीनी रिपोर्ट जो एक्चुअली में कार्यकर्ताओं के ऊपर, मंडल प्रेसिडेंट के ऊपर जो सारे जो आक्रमण हो रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग ट्रेंड चल रहा है, जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर जमा कर दी है। पर जब जब मेरे अपॉइंटमेंट लगते हैं कि मैं अमित शाह जी से सामने बैठ करके बात कर सकती हूँ, यही अमिताभ चक्रवर्ती और जगन्नाथ चैटर्जी मुझे साइड कर देता है। जब मैं कई बार वेस्टर्न में भी मुझे लगा कि अब मैं 5 मिनट बात कर पाऊंगी अमित शाह जी से, इस तरीके से, इस खूबसूरती से वो लोग साइड करवाते हैं कि वो नेता नहीं मिल सकता अमित शाह जी से जो वाकई में जमीनी सतह के सारी मजबूरियों को, सारी कमजोरियों को और अमिताभ चक्रवर्ती और जगन्नाथ चैटर्जी के सारे खुराफात को खुल करके अमित शाह जी को बता सके। ये तो धरना देकर बैठ जाइए शाह जी के घर के बाहर। अब लास्ट में वही करना पड़ेगा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेव करने के लिए, राम भक्तों को सेव करने के लिए, और जितने भी हिंदू समर्थक हैं उनको सेव करने के लिए, और महिलाओं को सेव करने के लिए, बंगाल की जनता महिला जो है उनको सेव करने के लिए अब अमित शाह जी के घर के बाहर ही धरना पे बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि वही ना नाजिया जी, क्योंकि आप एक ऑप्शन के रूप में थे बंगाल में। ममता दीदी के अत्याचार से जो लोग तंग थे वो 19 में आपके पास आए, उन्हें लगा कि सरकार बदलेगी, 19 में वोट देंगे तो 21 में भी वोट देंगे, सरकार बदल सकती है, ममता दीदी के जो जुल्मों की है वो इंतहा हो सकती है। लेकिन जब बीजेपी का आम कार्यकर्ता जो जमीन पर रहकर घर घर जाकर वोट मांगता है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा? वो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए टीएमसी के पास जाएगा कि भाई मैं बीजेपी को छोड़ के आपके पास आ गया हूं, आपका काम करूंगा, कम से कम मेरी जान तो बचेगी। यही कारण रहा हो सकता है 2024 में आपके लिए इतने खराब परिणाम आए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि फिर भी अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता ने यह विश्वासघात नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए और अपनी माँ बहनों की आबरू को बचाने के लिए भी वो टीएमसी के सामने घुटना नहीं टेके।
उन्होंने 2019 और 2021 के हजारों लाखों घटनाओं के बावजूद, अत्याचारित होने के बावजूद 2024 में फिर अपने दमखम से खड़े हुए और उन्होंने झंडा डंडा से लेकर के, मिचल मीटिंग से लेकर के अपने कैंडिडेट के ऊपर जितनी मेहनत करनी थी मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज मेरे कार्यकर्ताओं में 3 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी बीवी को कहीं छुपा कर रखे हैं, अपने बच्चों को कहीं छुपा कर रखे हैं, अपनी माओ को वृद्ध आश्रम में छुपा कर रखे हैं और खुद को कहीं छुपा करके रखे हुए हैं, ताकि उनके साथ मॉब लिंचिंग का बहाना लगा करके उनकी हत्या ना हो जाए, उनका मर्डर ना हो जाए। मैं आपको मात्र 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि एक अशोक नाम का बंदा था, उसके मोटरसाइकिल पर जय श्री राम लिखा हुआ था, मार करके छुरी मार दिया गया उसको। ये उसके मोटरसाइकिल पर, उसके बाइक पर जय श्री राम क्यों लिखा हुआ है? आप सोचिए, ये है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल हालात भयावह हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, हालात भयावह हैं बंगाल के। जिस तरीके से आप बंगाल की जो सच्चाई बाहर लाती हैं और बताती हैं, उससे वाकई में हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जो है पीटा जाता है। लेकिन जो लिबरल गैंग है वो इस वक्त चुप है, उसने फेविकोल पी लिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो मणिपुर पर चिल्ला कर जिनकी गले की नसें खड़ी हो गई थी, दोनों भाई बहन इस वक्त चुनाव के जो है हार की थकान कह लीजिए, या चुनाव में जो प्रचार किया उसकी थकान कह लीजिए, या फिर वायनाड में फिर जो चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी कह लीजिए, तो वो गायब हैं। इस मुद्दे पर वो नहीं बोलेंगे। उनके लिए मणिपुर की महिलाएं हैं, लेकिन बंगाल की महिलाएं शायद महिलाएं नहीं है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी उनकी अलायंस में पता नहीं है भी या नहीं, उन्हें लगता होगा शायद ऐसा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता पर्सनल लेवल पर कि वो उनके अलायंस के साथ है, मजबूरी में कभी उनके साथ खड़ी होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो राहुल गांधी तानाशाही का नारा दिया करते थे और जिन लोगों के थ्रू ये प्रपंच तानाशाही का उन्होंने स्प्रेड करवाया, वीडियोस बनवाए, वो लोग भी आज तानाशाही नहीं दिख रही है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तानाशाही है ही नहीं। बड़ा सेक्युलर जो है ममता दीदी का शासन चल रहा है। तो गौर करने की जरूरत है। नाज़ा जी के मुताबिक 70% मुगलिस्तान बंगाल बन चुका है और हालात आने वाले वक्त में अगर दूसरा कश्मीर बंगाल बन जाए तो मुझे नहीं लगता नाज़ा जी बहुत ज्यादा हैरानी की बात होगी। तो यह समझना होगा देश को भी, इस देश की सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, जितना जल्दी हो सके वो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाए, तभी बंगाल को इस देश से अलग होने से बचाया जा सकता है। वरना जितना मैं अब तक बंगाल को समझा हूं, बंगाल को आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा बचाना। तो चर्चा कैसी लगी आपको? नाज़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, बंगाल के मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।